नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। शाहीन बाग में एक बार फिर से भीड़ जुटना शुरू हो गई है और अब से कुछ देर पहले की खबर है कि ताबड़तोड़ लाठियां पुलिस ने बरसाना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन बाग में भीड़ जुट रही है, महिलाओं की भीड़ है और बवाली भीड़ एक बार फिर से शाहीन बाग में बैठने की ख्वाहिश रखती है। आपको बता दूं कि सीएए और एनआरसी का विरोध करते हुए देश में पिछले दिनों 100 दिनों तक ये भीड़, जिहादी भीड़ एक रास्ते को रोक कर बैठ गई थी और एक बार फिर से उसी माहौल को देश में बनाने की कोशिश हो रही है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में ये बताएं कि शाहीन बाग की इस बवाली भीड़ के साथ, जिहादी भीड़ के साथ क्या किया जाना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के मामले 2,16,000 तक पहुंच गए हैं। 5,000 से ऊपर मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इससे ऊपर सियासत को रख रहे हैं। शाहीन बाग में आपको बता दूं कि लॉकडाउन में जैसे ही ढील मिली है, लॉकडाउन 5 इस समय चल रहा है, अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन इस ढील के मिलते ही दिल्ली में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ फिर से धरना प्रदर्शन शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। खबरें आपको बता दूं कि एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रदर्शन के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से सोशल मीडिया के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियों की भी इस बात के चलते नींद उड़ चुकी है। दरअसल अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस हरकत में आई और दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया नगर इलाके में सुरक्षा बल तैनात हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दूं कि खबरें ये मिल रही थी कि शाहीन बाग और जामिया नगर इलाके में बवाली भीड़ जुटना एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल हैं और ये एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने वाली थी। यानी शाहीन बाग, जिसने देश को 100 दिनों तक बांध कर रखा दिल्ली का वो रास्ता जिससे तकरीबन 5 लाख लोग हर रोज गुजरते हैं, फरीदाबाद नोएडा को जो जोड़ता है रास्ता, उस रास्ते पर ये बवाली भीड़ फिर दोबारा बैठने की ख्वाहिश रखती थी। शाहीन बाग के लिए आपको बता दूं कि शाहीन बाग के बारे में बहुत सी खबरें, जिस वक्त शाहीन बाग चल रहा था सोशल मीडिया पर तमाम खबरें आई कि शाहीन बाग में दरअसल हो क्या रहा था। लेकिन अब एक बार फिर जब शाहीन बाग केस से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है तो शाहीन बाग में यह भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी, सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए और उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी बड़ी सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही आशंका के मद्देनजर खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। आपको बता दूं कि खबरें ये आ रही हैं कि दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में गुपचुप तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी चल रही थी और जैसे ही यह सूचना पुलिस तक पहुंची है तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और इसके बाद पुलिस लगातार डटी हुई है इस इलाके में। दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कोई जोखिम नहीं लेते हुए शाहीन बाग के साथ साथ जामिया इलाके में भी संभावित धरने के मद्देनजर, यानी जो धरना हो सकता है उसके मद्देनजर, पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है। सुरक्षा बल कड़ी निगरानी रख रहे हैं और खुफिया विभागों को भी सक्रिय कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जामिया नगर इस्लामिया के गेट नंबर 7 और सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे भी भारी पुलिस बल तैनात है और होली फैमिली हॉस्पिटल वाले कट पर भी पुलिस तैनात है। यहां पर भी आपको बता दूं कि दिसंबर में हिंसक प्रदर्शन हुआ था जिसमें कई गाड़ियां जला दी गई थी। तो एक तरफ जहां देश में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, कोरोना की वजह से पूरा देश इस वक्त परेशान है और लोग परेशान हैं, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस वक्त भी शाहीन बाग में बैठने की तैयारी चल रही है। अब इन जिहादियों से कोई ये पूछे कि अगर जिंदा रहोगे तभी तो मोदी का विरोध कर पाओगे, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध तो तब कर पाओगे जब जिंदा रहोगे, नागरिकता तब आपके हाथ में रहेगी जब आप जिंदा रहोगे। अगर कोरोना हो गया तो फिर पूरा शाहीन बाग जाएगा। आपको बता दूं कि शाहीन बाग से पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि शाहीन बाग में जो बवाली भीड़ जुटी थी या जो शाहीन बाग का जो ऑर्गेनाइजर था उसकी बहन को कोरोना निकला था और उसकी बहन जो है वो विदेश से आई थी। उसके बाद उसकी माँ को कोरोना हो गया और उसके बाद जो शाहीन बाग में जो तमाम जो लोग बैठे हुए थे उनमें हड़कंप मच गया था और एक बार फिर से ये लोग शाहीन बाग शुरू करने की तैयारी में है। आखिर सवाल ये कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, अगर लगता है तुम्हें कि तुम्हें कोरोना नहीं होगा तो बम अपने गले में डालो और मर जाओ। लेकिन सवाल यह कि आखिर समाज को, देश को खतरे में क्यों डाला जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है जो जुटना शुरू हो रहे थे, साथ ही साथ पुलिस बल तैनात है, भारी सुरक्षा बल तैनात है। और इसके साथ ही इस वक्त आपको बता दूं कि एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली दंगों के तार अब मौलाना साथ से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तबलीगी जमात से सीधे सीधे कनेक्शन निकल रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि जांच में यह पता लगा है कि दंगों के दौरान जो दिल्ली दंगों का आरोपी है वो मौलाना साद का बेहद करीबी निकला है और जांच में यह पता लगा है कि दंगों के दौरान भी दोनों लगातार संपर्क में थे। मौलाना साद का बेहद करीबी अब्दुल अलीम ब्रिजपुरी में राजधानी स्कूल में हुए दंगों के मुख्य आरोपी फैजल फारूकी से संपर्क में था और अब्दुल अलीम जो कि जाकिर नगर ओखला के पश्चिम बिहार का रहने वाला है वो मौलाना साद का करीबी बताया जाता है। आपको बता दूं कि मौलाना साद ने कोरोना संकट के बीच हजरत निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम का आयोजन किया था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि देश में कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन तभी तबलीगी जमात वाले आए और उसके बाद पूरे देश में कोरोना फैल गया। मौलाना साद जो कि कहते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा संविधान का उन्होंने पालन किया कि अब तक उन्होंने पुलिस में सरेंडर नहीं किया है। अब सोचिए, ये तो हालत तब है जब ये संविधान का पालन करते हैं, अगर ये नहीं करते होते तो पता ना क्या कर देते। तो इस वक्त तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी है। जो दिल्ली में दंगे हुए थे दिसंबर में, आपको बता दूं कि कई गाड़ियां फूंक दी गई थी, 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और अब इस पर जांच लगातार जारी है। तो इसी जांच के बीच पता लगा है कि दिल्ली दंगों का जो मुख्य आरोपी था वो मौलाना साद का करीबी था। अब मैं आपको बता दूं कि चार्जशीट जो दाखिल की गई है उस चार्जशीट को भी आज आपको सुनना चाहिए। दरअसल आपको बता दूं इस चार्जशीट में कई ऐसी बातें हैं जो दिल्ली पुलिस ने दाखिल की हैं। चार्जशीट के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या के पीछे गहरी साजिश रची गई थी। ताहिर हुसैन का नाम कुछ दिनों पहले ही सामने आया है और इस चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन की अगुवाई वाली भीड़ ने जानबूझकर अंकित शर्मा को निशाना बनाया था। आईबी ऑफिसर थे अंकित शर्मा, 400 से ज्यादा बार शरीर को गोदा गया। आप सोचिए किस कदर नृशंस तरीके से हत्या की गई। और चार्जशीट में यह लिखा है कि अंकित शर्मा की हत्या 25 फरवरी को आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर के बाहर खजूरी खास में की गई थी। आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया है, लेकिन ताहिर हुसैन और केजरीवाल और जो इनके विधायक हैं उनके आपस में किस कदर गहरे संपर्क हैं ये सभी को पता है। शर्मा की बॉडी पर, आपको बता दूं, अंकित शर्मा की बॉडी पर डॉक्टरों को गहरे घाव के निशान मिले थे, 51 निशान मिले थे और एक गवाह ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने फोन में बनाया था जिसमें भीड़ नाले में शव फेंकती हुई नजर आ रही है। तो चार्जशीट में अंकित शर्मा की हत्या की बात की गई है। दूसरा, चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में ताहिर हुसैन ने सेल कंपनियों को 1 करोड़ 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे जो बाद में दंगों की तैयारी के लिए कैश के रूप में वापस ले लिए गए। जांच में यह पाया गया है कि ताहिर हुसैन ने मीनू फैब्रिकेशन और एसपी फाइनेंशियल सर्विसेज के खातों में 92 लाख रुपए, सो इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड को 20 लाख रुपए और युद्धवी इम्पैक्ट्स को 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। ये तीनों कंपनियों को इसने पैसे ट्रांसफर किए थे और सीधे सीधे ये जो पैसा था वो दिल्ली दंगों में लगाया गया। इसके बाद सिमी के पूर्व नेता के बेटे उमर खालिद की भूमिका का सवाल है। तो चार्जशीट का ये कहना है कि उसने आम आदमी पार्टी के काउंसलर से कहा था कि ट्रंप की यात्रा के समय, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त भारत आए हुए थे और उनकी यात्रा के समय कुछ बड़े दंगे करने के लिए तैयार रहे। उमर खालिद और पीएफआई के जो सदस्य थे हुसैन उसकी आर्थिक रूप से मदद करेंगे, यह चार्जशीट में कहा गया है। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि हुसैन ने दावा किया था कि सैफी ने उसे तैयारियों के लिए पैसे दिए थे और उसने जनवरी के दूसरे सप्ताह में अपनी कंपनियों के खाते से 1 करोड़ 10 लाख रुपए फर्जी कंपनियों को ट्रांसफर किए थे। तो चार्जशीट में कई बातें साफ हो गई हैं और अब सीधे सीधे मौलाना साद से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली दंगों का। लेकिन दूसरी तरफ शाहीन बाग, आपको बता दूं कि शाहीन बाग को लेकर तमाम खबरें, जिस वक्त शाहीन बाग चल रहा था तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आखिर शाहीन बाग में चलता क्या है, कैसे कुदरती बिरयानी आती है और कैसे जो है एक दिहाड़ी की तरह यहाँ पर लेडीज़ें बैठती हैं कि अगर एक लेडीज़ वहाँ जाएगी तो 500 रुपये उसको दिए जाएंगे बैठने के और उसके बाद वो शाम को उठकर आ जाएगी। तो ये सब कुछ चल रहा था शाहीन बाग को लेकर। अब एक बार फिर शाहीन बाग को शुरू करने की तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी हैं। लेकिन मित्रों, आप मुझे बताइए, क्या ये वक्त है देश में सियासत करने का? क्या ये वक्त है नागरिकता संशोधन कानून या एनआरसी के विरोध करने का? नागरिकता तब आपके पास रहेगी जब आप जिंदा रहोगे, एनआरसी तब काम आएगी जब आप जिंदा रहोगे, मोदी का विरोध तब कर पाओगे। शाहीन बाग से कई तमाम ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें छोटे छोटे बच्चे
मोदी और अमित शाह से नफरत की बातें किया कर रहे थे। आप अपने आने वाली पीढ़ियों में नफरत इस कदर भर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे भी नफरत तब कर पाएंगे जब इन्हें आप जिंदा रहने दोगे। तो बेहतर यही है कि शाहीन बाग को अभी गोली मारो। मोदी का विरोध, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध बाद में भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वक्त है घर में अंदर बैठने का। लॉकडाउन में ढील इसलिए नहीं दे दी गई है कि आप जाकर मजमा लगाओ। हालांकि आपको बता दूं कि लॉकडाउन में जो अनलॉक जो किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि अभी कोई भी राजनीतिक मजमा नहीं लग सकता, शादी ब्याह नहीं हो सकते, या शादी ब्याह के लिए जो है मतलब एक लिमिट तय की गई है। साथ साथ राजनीतिक मजमा अभी नहीं लगाया जा सकता, धार्मिक मजमा नहीं लगाया जा सकता। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है हॉक फीड न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,